नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। एक शब्द जिसकी चर्चा आजकल सबसे ज्यादा है वो है जेनरेशन जी, जेन जी। मुझे लगता है कि जब तक जेन जी शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ था, किसी ने यह पता लगाने की कोशिश भी नहीं की थी कि भाई मैं किस जनरेशन का हूं। स्वामी रामदेव हमारे साथ हैं क्योंकि उनके विचार हर ऐसे मुद्दे के साथ होते हैं जिसका सरोकार समाज से होता है। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका। मेरी ज्यादा हो गई, लेकिन मैं भी जेन जी ही हूँ। माने हर समय हमारे भीतर उत्साह होना चाहिए, पराक्रम होना चाहिए, कुछ नया करने का जज्बा होना चाहिए, शौर्य वीरता होना चाहिए, सॉल्यूशन को खोजने के लिए एक हमारी सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए। तो जिस तरह से लेकिन पिछले दिनों सड़कों से लेकर के संसद तक जो हंगामा बरप रहा है और उसमें दिख रहा है कि हाँ, अपने हितों की रक्षा के लिए हेल्थ, एजुकेशन, माने शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और बहुत सारे हमारे सामने संघर्ष हैं, चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं। लेकिन उनका समाधान खाली बगावत, विद्रोह या गाली गलौज करके तो नहीं निकलेगा। इसलिए मैं कहूंगा युवाओं से, गालीबाज नहीं, हुनरबाज बनो। अपने भीतर वो शौर्य, वो पराक्रम, वो वीरता, वो ज्ञान, वो विज्ञान, वो दृष्टि, वो दक्षता, वो शोध, वो बोध, वो विरासत, वो विकास और इस तरह का अपना सर्वांगीण प्रयास करो कि आप कुछ इतना बन पाए कि आपके ऊपर आपका परिवार, ये समाज, ये राष्ट्र और पूरा विश्व भारत के युवाओं को देख रहा है, वो गौरव की अनुभूति करे कि भाई यूथ हो तो भारत जैसा, जेनजीज हो तो भारत जैसी। लेकिन पिछले दिनों जो हुआ उसमें एक पक्ष तो है कि भाई आप अपने हकों के लिए लड़ सकते हैं और कुछ चेंज भी ला सकते हैं। वैसे मैं खाली शिक्षा मंत्री बदल दिया इसको कोई चेंज नहीं मानता हूं, वो व्यक्ति बदला है, व्यवस्था बदलनी पड़ेगी और खाली राजनीतिक व्यवस्था बदलने से बात नहीं बनेगी, अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। और इस दिशा में यदि पुरुषार्थ करेंगे तो पढ़े लिखे, नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, गालीबाज नहीं, हुनरबाज और अच्छे बच्चे तैयार होंगे जो अपना और भारत का भविष्य बनाएंगे। स्वामी जी, जब भी जो देश की किसी भी दुनिया में कहीं पर भी जो सबसे नई पीढ़ी होती है वो वही उस पीढ़ी की जेन जी होती है। मतलब जेन एक्स ले लें हम, उसके बाद मिलेनियल्स को ले लें हम, जेन जी को ले लें, आने वाले समय में अल्फा जो कि अभी से ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मैं उनका प्रतिनिधित्व करते हुए आपसे सवाल पूछती हूं क्योंकि जेन जी ऐसे ही पूछता है कि अब आप बताएंगे कि हमें विरोध कैसे करना है। नहीं, विरोध का एक तरीका देश में निर्धारित होता है। हाँ। डेमोक्रेटिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक, लोकतांत्रिक, मानवीय और हमारी सामाजिक सरोकार के साथ विरोध होता है ना। माने विरोध का विरोध नहीं है, विरोध करो, लेकिन संवैधानिक, लोकतांत्रिक, मानवीय, नैतिक मूल्यों पर केंद्रित हमारा विरोध होना चाहिए। बड़ी दुनिया में बड़े बड़े आंदोलन हुए और वो उस विरोध से कुछ निकलना चाहिए ना। विरोध माने खाली बगावत, हंगामा। देखो, क्रांति होनी चाहिए। बगावत, विद्रोह, हंगामा और गाली गलौज, इसमें फर्क है ना। तो विरोध होना चाहिए लोकतांत्रिक, संवैधानिक तरीके से। और दूसरी बात, ये जो गाली गलौज तो पूरी दुनिया में, पहले तो हमारे यहां पर किसी को मूर्ख बोल दिया जाता, उतनी बहुत बड़ी गाली होती थी। आजकल तो माने माँ, बहन, बेटी से शुरू होकर के इतनी भद्दी गालियां हमने तो पूरी जिंदगी में, हम लगभग अब 60 पार कर गए, जितनी गाली हमने 60 साल में नहीं सुनी उतनी गाली तो हमने 6 दिन में सुन ली। माने गालियों के नए नए वर्जन हो सकते हैं। तो रिसर्च और इनोवेशन जमीन और आसमान पर और दुनिया में छा जाने के लिए नहीं, बल्कि गालियों के नए क्रिएटिव क्या तौर तरीके हो सकते हैं, ये कौन सा विकास है? आपने खुद विरोध किया था, आपने खुद विरोध प्रदर्शन किया, काला धन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप बैठे। बहुत सारी चीजों को लेकर स्वामी जी आपके भी ऊपर सवाल उठे। आप उस समय का विरोध अच्छा और आज का विरोध प्रदर्शन बुरा, उस समय भी तो लोगों ने कहा था ना ये क्या तरीका है। नहीं, देखो, हमने किसी को गाली नहीं दी, हमने कोई राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने पुलिस वालों को नहीं मारा, बल्कि उन्होंने खूब मारा, वो भी गलत था। आज भी जो निर्दोष बच्चों को मारा है हम उसकी घनघोर भर्त्सना करते हैं और उन पुलिस वालों को भी दंडित किया जाना चाहिए जिन्होंने निर्दोष छात्रों को पीटा है। लेकिन जिन्होंने पुलिस वालों को पीटा, जिन्होंने हमारे पैरामिलिट्री को पीटा, घसीटा और मॉब लिंचिंग जैसी स्थितियां भी बनी और देखा है वो तो
और विरोध प्रदर्शन के नाम पर उसमें मर्डर किए हुए, रेप किए हुए और बहुत सारे अपराधी भी आकर के घुस गए। तो बच्चों को सामने रख करके और ये जो शिखंडी जैसा प्रयास किया अपराधियों ने, उन आपराधिक वृत्ति वालों पर, उन एक तरह से आतंकवादी सोच वाले जो लोग हैं उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। जो छात्र हैं उनसे भूल चूक होगी, प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया भाई मैं माफ करता हूं उनकी गाली गलौज से, लेकिन भाई ये हमारी संस्कृति सभ्यता हमारा संस्कार नहीं है। लेकिन विरोध प्रदर्शन के नाम पर जो अपराधी किस्म के लोग, आतंकवादी किस्म के लोग, रैपिस्ट और क्रिमिनल जो लोग आ गए थे, उन पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। ये सारा देश इस बात पर सहमत है। कंगना रनौत ने जो कहा उस पर भी काफी लोग आक्रोशित हुए। उनका भाव और उनकी भाषा, आपकी टिप्पणी? नहीं, मैं तो उसके ऊपर कुछ भी बोलना नहीं चाहता, क्योंकि कंगना रनौत के पीछे 3 चीजें। एक तो जो उनका अतीत है ना, वो उनका पीछा नहीं छोड़ता। मतलब फिल्म, मतलब वो जिस सभ्यता की बात कर रही है, उन्होंने जब जेनजी थे तब क्या क्या किया हुआ है, इसलिए वो जेनजीज को अभी शिक्षा देने लायक नहीं है। एक दूसरा जो है, उनको भी अपनी बात कहने का एक सभ्य तरीका अपनाना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि आप कहते हैं ना, जब कुछ कहते हैं तो आपका चरित्र लोग देखते हैं, तो उनको अभी और बहुत कुछ देश के लिए कंट्रीब्यूशन देने की जरूरत है, उसके बाद उनको लोग सीरियसली लेंगे। मुझे लगता है कि क्योंकि हम बात जेनजी की कर रहे हैं, अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो अपना हाथ उठाइएगा, क्योंकि आप सीधे अपनी मन की बात, आप हो सकता है आपको उनकी बातें पसंद ही नहीं आ रही हो। ये गाली गलौज की बात अगर पहले दिन से उठी, क्या ये सामान्य है, क्या बहुत नॉर्मल है गाली देना बातचीत में, या दोस्तों के बीच, या पब्लिक प्लेटफॉर्म? एक होता है ना, एक प्राइवेट लाइफ में आप करते हैं, सबके चेहरे पे मैं मुस्कान देख रही हूं। प्राइवेट लाइफ में भी नहीं करनी चाहिए श्वेता जी। प्राइवेट लाइफ में भी पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ के बीच में, मैं दोस्तों के बीच की गाली बात कर गलौज रही हूं। अच्छी बात नहीं होती है। सब हंस रहे हैं। सन्नाटा क्यों है भाई, बोलते क्यों नहीं बच्चों? क्या गाली देना अच्छी बात है? जोर से बोलो, नहीं गाली देना अच्छी बात है क्या? तो बस, कौन कौन गाली देता है, अगला सवाल पूछ लूं मैं? मैं कतई गाली नहीं देता हूं। हाँ, हमारी ज्यादा से ज्यादा बड़ी गाली होती है बावड़ा। मतलब तो हमारे पास बहुत, देखो एक बात बताना चाहता हूं श्वेता जी, हमारे यहां शास्त्रों में विधान है कि जब आप गाली देते हैं तो बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी आपका पीछा करती है। आपके ब्रेन के 86 ब्रेन न्यूरॉन से 37 ट्रिलियन सेल से एक नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है, जो आपके बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शन में आपको धकेल देती है। और जब आप पॉजिटिव होते हैं और जब आप उत्साह से, शौर्य से, वीरता से, पराक्रम से भरे हुए होते हैं, मैं कहता हूं ना, वीरों का वीरत्व, देवों का देवत्व, राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, शिव का शिवत्व, भगवती की भगवत्ता और भवानी का शौर्य हमारे भीतर होना चाहिए। यह हमारा स्वभाव है, यह हमारी प्रकृति है, यह हमारी संस्कृति है। शौर्य, वीरता, पराक्रम का विरोध नहीं है। लेकिन राम ने कोई रावण को मारने से पहले उसको गाली दी थी क्या? उसका सीधा मोक्ष कर दिया। कृष्ण ने 100 गालियां माफ की, फिर से दर्शन चलाया। तो अपने को अपनी प्रकृति, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत भी देखनी है, विरोध भी करना है तहजीब के साथ। लेकिन स्वामी जी, ये वही पीढ़ी है जिसकी इतनी तारीफ हुई थी इस बात के लिए। मैं देखिए, तारीफ अभी प्रोटेस्ट के लिए भी हो रहा है कि नहीं, मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ क्यों। जब महाकुंभ में सबने कहा देखिए युवा पीढ़ी कितनी बढ़ चढ़ कर जा रही है, अपनी संस्कृति को पहचानती है, उस समय वो प्रसन्नता, ये कोई 2 अलग अलग लोग तो होंगे नहीं। देखिए, बात विरोध का विरोध करने की है ही नहीं, जम करके विरोध होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं, एक शिक्षा मंत्रालय में ही क्यों, खामियां तो चारों तरफ भरी पड़ी है। क्या इस देश का कृषि मंत्रालय में कोई दोष नहीं है क्या? क्या इस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय में दोष नहीं है क्या? क्या प्रकृति और पर्यावरण के नाम पर जो मंत्रालय है वहां पर गड़बड़ियां नहीं है क्या? गड़बड़ियां तो सड़क से लेकर के और जो एविएशन, जो हमारा इंडस्ट्री है, सब जगह मिलेंगी। और खामियां दूर होनी ही चाहिए, और बिना विरोध करके, बिना विरोध के भी खामियां दूर होनी चाहिए। मिनिस्ट्री किस बात के लिए, सरकारें किस बात के लिए बनी होती है? मैं कहता हूं सुधार सब जगह होना चाहिए, और उस सुधार की शुरुआत पहले स्वयं से होनी चाहिए। पहले हमें सुधरना चाहिए। हमारे एक आचार्य श्याम शर्मा हुए, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा।
हम बदलेंगे, जग बदलेगा। पहला परिवर्तन खुद से, फिर परिवर्तन अपने समाज में, फिर सरकार में भी। माने वैयक्तिक जीवन से लेकर के आत्मतंत्र से लेकर के शिक्षा, चिकित्सा तंत्र, कृषि तंत्र, राजतंत्र, सब जगह षड्यंत्र है, वो खत्म होना चाहिए। क्योंकि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी जिसने अगुवाई की जेनजी आंदोलन की, एक कॉकरोच जनता पार्टी, उसके कुछ स्पोक्स पर्सन्स, नेतृत्व, लेकिन उन लोगों ने कॉल दिया तो जेनजी जो था, जो लोग शिक्षा में बदलाव चाहते थे, जो लोग रोजगार चाहते थे, क्योंकि कल ही अभिजीत दिपके से हमारे संवाददाता ने इंटरव्यू किया और उन्होंने कहा कि केवल ऐसा नहीं है कि एक एज ग्रुप के, बल्कि 25 to 35 के भी बहुत लोग वहां आए थे, क्योंकि उनको रोजगार की समस्या है। तो उनके कहने पे वो सब बाहर निकले थे और वो कहते हैं कि कहीं पर भी कोई भी वैसी समस्या होगी, मैं आवाज दूंगा, सब निकलेंगे फिर। अच्छा, मैं किसी व्यक्ति पर नहीं जाना चाहता। जेनजीज के नाम पर आंदोलन करने का हक उनको है, पहले तो खुद को जिन्होंने बहुत अच्छा बनाया। मुझे लगता है इस पूरे जेनजीज को लीड करने का उनका अधिकार है। जो नीट है, जी है, सिविल सर्विसेज की कंपटीशन है, अलग अलग जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के, कॉलेज लेवल के जो कंपटीशंस को बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं, जिन्होंने जीवन में कुछ करके दिखाया है। अभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में जो टॉप के, उसके बाद में एंटरप्रेन्योरशिप जिन्होंने खड़ी की है, कुछ चाहे वो जॉब हो, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, जिन्होंने बड़े काम किए ना। आदर्श तो हमारे सामने होने चाहिए। केवल डिस्ट्रैक्शन से, केवल फ्रस्ट्रेशन से बात नहीं बनेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि जेनजीज का नेतृत्व करने वाले भी ऐसे कैरेक्टर हमारे सामने होने चाहिए कि जिनमें कुछ कंस्ट्रक्टिव इनकी जिनकी लाइफ हो। तो भारत ने आदर्शों को पूजा है, और आदर्श उन्हीं के हैं जिनका जीवन, जिन्होंने कुछ करके दिखाया, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसके लिए अपने आप को खपाना पड़ता है। गाली देने में तो कुछ लगता ही नहीं है ना। बगावत, विद्रोह, आगजनी और ये जो डिस्ट्रैक्शन है, और इसमें भी मुझे तो आश्चर्य हुआ, लोग नारे लगा रहे थे, ब्राह्मणवाद से आजादी, आरएसएस से आजादी, जातिवाद से आजादी। और फिर अब नया शिक्षा मंत्री जो बना, वो कौन बना है? वो तो ब्राह्मण कुल उत्पन्न और आरएसएस का पक्का प्रचारक बना है। तो आजादी कहां आ गई? और आजादी के नारे लगाए, और 8 से 16 घंटा गुलामी सोशल मीडिया की, फेसबुक की, ट्विटर की, इंस्टा की और एक्स की। पढ़ाई पर ध्यान है ही नहीं। आजादी के नारे लगा रहे और गुलाम बने में बर्गर के पिज्जा के। आजादी के नारे लगे, आजादी के ताली बजा रहे हो, खुद तालियां बजा रहे हैं सब ना। ठीक है, बजा रहे तालियां, हो ऐसे ही रहा है। आजादी के नारे लगा रहे और गुलाम है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के। अरे भैया, आजाद जीवन जियो तो स्वामी रामदेव की तरह जियो। ना कोई गर्लफ्रेंड है, ना कोई बॉयफ्रेंड, और सारा देश फ्रेंड है। तो ये जो हमारे भीतर जो सोच है ना, हम नारे कुछ लगाते हैं, होते कुछ है, करते कुछ है। ये जो मामला है, इनके जरा प्रश्न लो, इनके भीतर क्या बुलबुले फूट रहे हैं, जरा इनके भी दिल की जान। हाँ, नहीं, कोई सवाल पूछना नहीं चाह रहा ना, अपने बैकफुट पर डाल दिया पहले ही। नहीं, ये बैकफुट पूछना नहीं। हाँ, नहीं, पूछना तो सबसे बड़ी आजादी है। सवाल पूछो, प्रश्न, सवाल। हमारे यहाँ वेदों से लेकर के दर्शन, उपनिषदों, श्रीमद् भगवत गीता, क्या भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद ही तो है। तो सवाल, प्रश्न, क्वेश्चन और आंदोलन, ये तो सृष्टि के आदिकाल से होता रहा है। नहीं स्वामी जी, एक चीज मैं बताती हूँ, जैसे अब अगर मैं अपनी पीढ़ी की बात करूं तो हम लोग नकल के विरोध में, शिक्षा में हमेशा सुधार चाहिए आपको। नकल कैसे खत्म हो उसको लेकर इतना बड़ा, अब पेपर लीक नया समस्या। आप लोगों में से कोई है जिसको ऐसा लगता है कि अभी जो प्रोटेस्ट हुआ है उससे पेपर लीक की समस्या अब दूर हो जाएगी? नहीं, कैसे दूर होगी? किसी के पास है इसको लेकर कोई? अच्छा, मैं आप सबसे पूछता हूं, ये बताओ, इस आंदोलन से क्या निकला? कि भाई इस आंदोलन की बहुत बड़ी सफलता हो गई। भाई बताओ ना कि भाई इस आंदोलन से निकला कि शिक्षा बदल जाएगी, इस आंदोलन से अब जो है नकल रुक जाएगी, इस आंदोलन से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, इस आंदोलन के बाद अब देश की सारी राजनीतिक व्यवस्था सुचितापूर्ण हो जाएगी, अब इसमें राम राज्य आ जाएगा। इस आंदोलन से स्टूडेंट की पावर का तो पता चला। पावर तो बेटा पहले से बहुत थी आपकी, आज भी बहुत है।
आगे भी रहेगी, लेकिन वो पावर जो है कंस्ट्रक्टिव अर्थ में लगे, ये इसको परिणाम कहते हैं। अब ये जो पावर लगी उसमें डिस्ट्रक्शन ज्यादा हुआ, कंस्ट्रक्टिव काम में मुझे तो कुछ दिखा नहीं अभी तक। भाई इतना ही दिखा कि भाई एक बात कई लोगों ने कि 12 साल में इस देश में जो सत्तारूढ़ पार्टी उसमें किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ था, हमने एक आदमी का इस्तीफा ले लिया। तो एक व्यक्ति के इस्तीफे के लिए हजारों लोगों का समय, शक्ति, ऊर्जा बर्बाद करना और लोगों को के भीतर एक तरह से एक बगावत का ही भाव पैदा हो गया ना। परिणाम जिसको कहते हैं ना, कंस्ट्रक्टिव परिणाम क्या निकला? यू हैव पावर। आप अपने माँ बाप को रोज झुकाते हो, जैन जी लोगों, आप अपने माँ बाप को झुकाते हो, आप समाज को भी झुका सकते हो, आप सरकारों को भी झुका सकते हो। स्वामी रामदेव अभी आपके सामने दंडवत प्रणाम कर लेता है, लो मुझे झुका दिया। अब परिणाम क्या निकला? मैं झुक गया। इसलिए झुका हूं कि मैं आपके भीतर वो देखना चाहता हूं कि एक एक बच्चा 100, 200, 500 को रोजगार देने वाला बने। एक एक बच्चा देश का नाम ऊंचा करने वाला बने। एक एक बच्चा अपने माता पिता का, अपने कुल वंश का, अपने भारत का नाम ऊंचा करने वाले बने। हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, इनोवेशन में, इन्वेंशन में, जहां पर भी आप रहे वहां कुछ ऐसा करें ना। मैं भी एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूं, गुरुकुल में पढ़ा हूं, और आज 5 लाख लोगों को रोजगार दे रहा हूं। 5 लाख लोगों को रोजगार देने की तैयारी है, और 1 लाख करोड़ की आगे कंपनी बनाने की तैयारी है। करीब 50,000 करोड़ के पास पहुंच गए, और उससे जो कुछ अर्जित किया कि सारा अर्थ परमार्थ के लिए, प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी, मेरे पास जो कुछ है वो सारा कुछ मेरे देश के लिए, मेरे समाज के लिए है। इस रूप में हम आगे कुछ देश के लिए करें, इसके लिए मैं आपको सिर झुका रहा हूं ना। तो आप परिणाम निकलना चाहिए ना। लेकिन स्वामी जी, इसकी जो उसने कहा कि अपना पावर दिख गया, इसको मैं इस हिसाब से अगर देखूं कि एक सरकार की जवाबदेही, देखिए अभी सिंबॉलिक, एक इस्तीफा सिंबॉलिक है। उनको भी मालूम है कि उससे सीधे तौर पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसके लिए आपको बहुत सारी और कोशिशें चाहिए। लेकिन अगर एक सरकार देख लेती है कि ये जो लोग हैं जिनके साथ पेपर लीक हो रहा है, या फिर रोजगार की जो भी समस्या, जो भर्तियां लटकाई जा रही हैं, वो सारी चीजें हो रही हैं, इनको आप लाइटली नहीं ले सकते हैं। जवाबदेही इस आंदोलन की एक उपलब्धि अवश्य है जी, और वो होनी ही चाहिए। और जो सत्ता जवाब दे ना हो, उसको शासन में रहने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि सत्ता कभी भी जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। भगवान राम को हम देश का सबसे बड़ा चरित्र मानते हैं, यद्यपि राम के नाम पर भी बहुत उल्टा पुल्टा चल रहा है, लेकिन राम का चरित्र क्या है? रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमः। राम धर्म के विग्रहवान स्वरूप है। उनको एक आदर्श पिता, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श राजा, एक आदर्श इंसान और एक अवतारी सत्ता के रूप में एक भगवान कैसा होता है, उन्होंने उस चरित्र को जिया। और वो साधु, उनके स्वभाव में साधुता है, दिव्यता है, पवित्रता है, और सत्य पराक्रम है। सत्ता का पराक्रम नहीं, सत्य का पराक्रम है। तो इस आंदोलन की एक उपलब्धि इस रूप में हम कह सकते हैं कि सत्ताओं को झुकाया जा सकता है और सत्ता को जवाबदेह बनाया जा सकता है। वो एक आंशिक उपलब्धि है। कोई अभी सत्ता, एक आंदोलन से पूरी सत्ता जवाबदेह हो जाएगी और सारे देश की स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और सारे ब्यूरोक्रेट्स, माने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और सारा का सारा समाज अब एक सही दिशा में आगे बढ़ने लग जाएगा। कुछ बच्चे सड़कों पर उतर गए। अब इस एक उपलब्धि के पीछे 100 इसके दाग और लग गए, वो भी तो गलत है ना। तो निष्कलंक होकर के हमें आंदोलन करना चाहिए। नहीं तो आपको डर है कि इस्तेमाल किया जाएगा राजनीतिक रूप से? विरोधी दलों ने तो ये भी तो देखा ना कि वो इतने दिनों से वो कोशिश कर रहे थे, उनसे नहीं हो पाया। हाँ, इसमें विपक्ष कामयाब हुआ और ये जो आंदोलन है ये इसमें कामयाब हुआ आंशिक रूप से। लेकिन बात वही, अब चलो बात असली मुद्दों की वापस करते हैं। क्या देश के अंदर जो मैकाले की शिक्षा चल रही है 1835 में, ये गुलामी की शिक्षा व्यवस्था, गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था, हमारे देश में जो कंटेंट पढ़ाया जाता है बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के और यूनिवर्सिटी तक, उसका जो पूरा थॉट प्रोसेस है, मैंने कहा ना आइडियोलॉजी और टेक्नोलॉजी दोनों में कोई फर्क नहीं, गुलामी की है दोनों की दोनों। तो भाई
आप गुलामी की शिक्षा चला रहे हो, देश में गुलामी की चिकित्सा चला रहे हो, वही इंजेक्शन ठोके जा रहे हो, सिंथेटिक दवाइयां सब खा खा करके ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लिवर किडनी फेल, कैंसर, ऑटोमेन डिजीज होकर के लोग मर रहे हैं। गुलामी की शिक्षा, गुलामी की चिकित्सा, गुलामी की अर्थव्यवस्था, गुलामी के संस्कार, गुलामी का सारा हमने लबादा ओढ़ रखा है और हम आजादी के नारे लगा रहे हैं। तो मूलभूत परिवर्तन ऐसा होना चाहिए कि कम से कम बच्चा जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से निकले तो 100 से ज्यादा स्किल्स उसको आनी चाहिए और वो उतना समर्थ होना चाहिए, उसको अपने ऊपर इतना गर्व, इतना उसको अपने ऊपर अभिमान होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए उसको कि मैं देश और दुनिया में एक बहुत बड़ा सृजन कर सकता हूं। जैसे बेटी ने कहा ना कि उसको अपनी ताकत का बोध, ताकत तो हमारे भीतर है ना, हम एक व्यक्ति नहीं है, हम इस संपूर्ण राष्ट्र की शक्ति, अभिव्यक्ति, अपने अतीत की विरासत और वर्तमान की चुनौतियों के से लड़ते हुए एक स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करने का सामर्थ्य रखते हैं। ये तो हमारी ताकत है ही ना। कोई आंदोलन हमारी अपनी ताकत थोड़ी बनाएगा। कोई रामदेव का जन्म आंदोलन से हुआ था कि स्वामी रामदेव की मां ने और बाप ने आंदोलन किया, रामदेव पैदा हो गया। शक्ति तो हमारे भीतर है और उसके द्वारा हमें राष्ट्र के लिए सृजन करना है, अपने सामर्थ्य को कंस्ट्रक्टिव वे में लगाना है। प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड हमारी अप्रोच होनी चाहिए। स्वामी जी, दो चीजें, एक विपक्ष ये आरोप लगा ही रहा है कि देखिए सारे जो वीसीज हैं वो किस तरीके से आरएसएस से संबंधित हैं। क्या फोकस इस बात पर ही रहे कि खाली हम अपनी उस स्वदेशी व्यवस्था को वापस लाते जाएं, या फिर इस बात पर फोकस हो कि जो पेपर लीक बार बार, हर एक पेपर, और एक एक बार नहीं, दो दो तीन तीन पेपर बार लीक महापाप, महा अपराध, और पेपर लीक करने वालों को जेल ही नहीं, मैं तो कहता हूं फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए। यह होना चाहिए ना, और उसका निर्णय त्वरित होना चाहिए, उसमें कोई लाग लपेट नहीं होनी चाहिए, और व्यवस्था ऐसी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए कि पेपर लीक ही ना हो। और फिर भी कोई इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए कोई दुस्साहस करे तो उसको इतना कठोर दंड दो ना, चाहे पेपर लीक का मामला हो या मंदिर में चोरी का मामला हो। और मंदिर में चोरी क्यों, हर डिपार्टमेंट में चोरियां हैं। कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या इस देश में पुलिस प्रशासन में सुधार की जरूरत है कि नहीं है बच्चों, बोलो? क्या न्याय व्यवस्था में भी सुधार की जरूरत है कि नहीं है? चारों तरफ सुधार की जरूरत है। तो जहां जहां गड़बड़ियां हैं वहां वहां, वैसे लोकतंत्र में चेक एंड बैलेंस और पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है जवाबदेह बनाने के लिए, लेकिन लोग हैं कि सबसे बड़ी बात है, मैं श्वेता जी एक बड़ी बात कह करके फिर इनसे ही पूछूंगा कि भाई आप भी अपनी सलाह दो, नहीं तो हम अपने अपनी बात यहां पर बोलते रहे तो कोई इसका मतलब ही नहीं रह जाएगा। सबसे बड़ा तत्व है कोई लोकतंत्र में, देश में व्यक्ति है। जब तक एक बहुत ही बुद्धिमान, प्रज्ञावान, विवेकशील, इनोवेटिव, क्रिएटिव व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है एक अच्छे इंसान का निर्माण, और उस अच्छे इंसान का अच्छा इंसान बने रहना, और व्यक्ति निर्माण से फिर राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण के लिए अपनी भूमिका निभाना। तो इस पर फोकस होना चाहिए ना। यदि व्यक्ति अच्छा नहीं होगा तो व्यवस्था कितनी अच्छी हो, तो वो उसमें से कहीं ना कहीं से गड़बड़ कर देगा। और यदि व्यवस्था इतनी मजबूत हो कि गड़बड़ी से गड़बड़ी करने वालों को भी ठोक करके ठीक कर सके, तो हमें दोनों तरफ काम करने की जरूरत है। एक तरफ बहुत अच्छे इंसान बनने चाहिए और दूसरी तरफ बहुत अच्छी व्यवस्था भी बननी चाहिए। तो आपको आंदोलन से कोई दिक्कत नहीं थी? आंदोलन की मंशा, आंदोलन का उद्देश्य, तौर तरीके, बस तरीके और भाषा, इस पर आपको आपत्ति? इसी पर आपत्ति मुझे क्या, सारे देश को ही ऐसा लग रहा है कि जो है विरोध होना चाहिए, आंदोलन होने चाहिए, और किसी बड़े मकसद के लिए खड़ा होना चाहिए, बच्चों को भी खड़ा होना चाहिए, सारे समाज को खड़ा होना चाहिए, लेकिन उसमें विभाजन नहीं होना चाहिए समाज में, गाली गलौच नहीं होना चाहिए। अब ये जो विभाजन चल रहा है, क्या चल रहा है? मैंने एक ही तो बात कही थी, सबके पूर्वज एक है, सबका डीएनए एक है, हम सबका कुलवंश एक है, हम सबके पूर्वज एक है। अब विभाजन किस बात का? बच्चों एक बात मैं आपसे कह रहा हूं, क्या किसी दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी, वनवासी, गरीब को गाली देना अच्छी बात है क्या? अच्छा, दलित, शोषित, वंचित, गरीब को, आदिवासी, वनवासी को, एससी एसटी को गाली देना अपराध है, पाप है, वो एक तरह से अमानवीयता है, अलोकतांत्रिक, संवैधानिक भी है।
तो क्या किसी ब्राह्मण को गाली देना अच्छी बात है क्या? किसी क्षत्रिय को, किसी वैश्य को गाली देना अच्छी बात है क्या? अपने देवी देवताओं को गाली देना अच्छी बात है क्या? भगवा को गाली देना अच्छी बात है क्या? किसी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को गाली देना अच्छी बात है क्या? दोनों तरफ से सोचना चाहिए ना। और विभाजन किस बात का? ये जो लोग जो है अलग अलग प्रकार से, और सारी राजनीतिक पार्टियां एक पाप कर रही हैं, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, या वैश्य, या एससी, या एसटी। मैं तो कहता हूं सबका डीएनए एक है, सबके भीतर आत्मा एक जैसा है, सबका शरीर एक जैसा है, सबके भीतर ज्ञान प्रतिभा एक जैसी है। अपना अपना पुरुषार्थ करो और आगे बढ़ो। ये जो विभाजन है, डिस्ट्रैक्शन है, और जो समाज में बंटवारा है, ये बड़ा खतरनाक है। और इसमें भी फिर और अलग अलग तरह के विचारधाराओं के नाम पर बंटवारा। हम तो इस पार्टी के हैं, इस संगठन के हैं, हम लेनिनवादी, मार्क्सवादी, माओवादी, हम समाजवादी हैं, हम कांग्रेसी हैं, हम भाजपाइया हैं, हम भगवा हैं, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। किसी भी जाति वर्ग समुदाय के नाम पर मैं तो बंटवारा नहीं देखना चाहता। और ये जिस दिन आ जाएगा ना, हम सब एक है, और हम सबका एक ही फोकस होना चाहिए कि 2047 तक भारत दुनिया की महाशक्ति कैसे बने, रुपए की करेंसी की वैल्यू डॉलर पाउंड के बराबर कैसे हो। केंद्र इस बात पर होना चाहिए ना। भारत के पासपोर्ट की वैल्यू इतनी हो कि 150 देशों में, 200 देशों में जाने के लिए हमें वीजा नहीं लेना पड़े, इसके लिए फोकस होना। इस तरह की ताकत हो कि भारत टेक्नोलॉजी में भी सबसे एडवांस हो, कैरेक्टर में भी सबसे एडवांस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सबसे एडवांस हो, ताकत में, हुनर में भी सबसे एडवांस हो, और जब कोई खेल खेले जाए तो सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल भी भारत के आने चाहिए। ऐसा हम भारत बने। लेकिन अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में बड़ा अच्छा प्रदर्शन हमारे एथलीट्स का चल रहा है, पैरा में भी और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी। और इसीलिए इस पीढ़ी को लेकर संवेदनशीलता सबसे ज्यादा किसी की भी, चाहे वो आम जनमानस हो या फिर सरकारें हो, होती है और होनी चाहिए। क्योंकि यही वो पीढ़ी है जो आपका भविष्य है। आपके देश को अगर 2047 सोच रहे हैं अगर हम, तो कौन करेगा? यही करेंगे। श्वेता जी, अभी पूरी वर्ल्ड का सर्वे हुआ है, पिछली पीढ़ी से उसकी आगे वाली पीढ़ी बहुत एडवांस होती थी, बौद्धिक दृष्टि से, उसका IQ, उसके अंदर क्रिएटिव सोच और इस सारी चीजों में। पिछले 50 सालों से पूरी दुनिया की एक त्रासदी है कि पिछली पीढ़ी से जो ये पीढ़ी है, ये थोड़ी कमजोर पड़ रही है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बौद्धिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से। पहले वाली पीढ़ी को 50 साल पहले मैं जिन लोगों को देखता था, किसी को BP, शुगर, थायराइड, लिवर, किडनी फेलियर, कैंसर ऐसे थोक में नहीं था। पूरे इलाके में, पूरे गांव गोहांड में, पूरे जिले में ढूंढने से 10-20 रोगी कोई BP, शुगर, थायराइड, स्वामी जी, इसकी एक वजह तो प्रदूषण भी है ना, जो पुरानी पीढ़ियों ने छोड़ दिया। कह रहा हूं ना, शारीरिक दृष्टि से ह्रास हुआ है, फोकस में कमी आई है, जो इंटेलेक्चुअल जो लेवल है वो भी कम हो गया है। और आज यदि बात इम्यूनिटी की करें और फिजिकल ताकत की करें, तो अब मैं 60 का होकर के 30 साल के लोग ढूंढने पड़ेंगे मुझे जो मेरा मुकाबला कर सके। क्या मतलब हुआ? हम में ह्रास भी हो रहा है। हमें यह भी देखना है कि पिछली पीढ़ी को से अगली वाली पीढ़ी को शारीरिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, वैश्विक दृष्टि से अपग्रेड होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। एक रिसर्च है स्वामी जी, मैं इंतजार करूंगी कि और रिसर्च और स्टडीज इस बात पर हो, क्योंकि एक रिसर्च है जो जिसने ये कहा, और मुझे लगता है कि इस पर और अभी आगे कुछ और काम करने की जरूरत है। क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारी चीजें, इंफॉर्मेशन भी रहती है इस पीढ़ी को इन डेप्थ, यानी कि बहुत गहराई से, या फिर सिर्फ जानकारी, उसको लेकर भले एक चर्चा, एक तर्क हो सकता है। देखो, इंफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन में अंतर होता है। हमारे ऊपर सूचनाओं का इतना बोध है, हम खुद से अनजान है, और सारी दुनिया का, सारी जानकारियों का बोझ अपने सिर पर लेकर के घूमते रहते हैं और नींद नहीं आती। ये कौन सा ज्ञान है, ये कौन सा बोध है? तो हमें यह भी देखना है कि जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं हम, उससे हमारे जीवन में क्या सकारात्मक उत्पादक परिवर्तन आ रहा है, या हम खाली सूचनाओं का बोझ लेकर के घूम रहे बूथ के नाम पर? ये भी तो सोचने की बात है। अच्छा, कोई एक ऐसी चीज जो आपको लगता है जेन जी से आज की सरकार को सीखने की जरूरत है? जेन जी से एक बात तो ये सीखने की जरूरत है कि एक शिक्षा मंत्रालय को नहीं, सारे मंत्रालयों को अलर्ट हो जाना चाहिए। और एक सरकार को ही क्यों, पूरे
शासन प्रशासन को, आईएएस आईपीएस माने सारी जो व्यवस्था है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया को भी सीखने की जरूरत है। कंटेंट क्रिएटर के नाम पर, इन्फ्लुएंसर्स के नाम पर, नायकों के नाम पर खलनायक, ऐसे एक्टर्स जिनका कोई कैरेक्टर नहीं, ऐसे यूट्यूबर्स, ऐसे इन्फ्लुएंस, मैं कहता हूं किसी के इन्फ्लुएंस में मत जियो, ना किसी के दबाव में, ना किसी के अभाव में और ना किसी के प्रभाव में जियो, अपने स्वभाव में जियो। हम हमेशा कहीं ना कहीं जो है किसी का आलंबन ढूंढते रहते हैं। अरे स्वावलंबी बनो, आत्मनिर्भर बनो, अपनी जिंदगी खुद तय करना सीखो। अपना भगवान ने दो दिमाग दे रखे हैं, एक लॉजिकल ब्रेन दे रखा है, एक इमोशनल ब्रेन दे रखा है। अपने अंतर्द्वंद्वों से थोड़ा बाहर निकलो, अपने भीतर की रस्साकसी से, खींचाताण से बाहर निकलो, अपने निर्णय खुद लेना सीखो। तो ये जो सोशल मीडिया की जो क्रांति हुई है, मैंने कहा ना, एक सोशल मीडिया में भी जो अच्छे लोग हैं, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाओ। अच्छा क्रिएटर भी, अच्छा वो अच्छे क्रिएटर्स भी हैं, अच्छे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, उनके लिए अभिनंदन है। और मेन स्ट्रीम मीडिया में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, उसमें अच्छे वाले भी हैं और मीडिया के भेष में कुछ भेड़िए, मीडिया के भेष में कुछ योग विरोधी, आयुर्वेद विरोधी, सनातन विरोधी, भारत विरोधी, हर चीज में उनको बुराई दिखती है। उनको अपने माँ बाप में भी बुराई दिखती है। वो तो मतलब ऐसे लोगों का तो मुझे लगता है रीमैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए। देखिए स्वामी जी, आप कई सारी चीजें ऐसी आज कंट्रोवर्शियल बोल रहे हैं, मुझे लगता है। मैंने कौन सी कंट्रोवर्शियल बात बोली? मेरे को सामने बैठा करके आप तो हमारी फजीयत कर रहे हैं। आप बताओ मैंने क्या ऐसी गलत बात बोली? मैं अभी सुधार करूंगा। नहीं, अभी सुधार करके होगा नहीं। मैं एक चीज आपसे जानना चाहती हूं, मुझसे यदि कोई गलती होगी तो मैं अभी सुधार करूंगा और मैं कहूंगा हम इससे और बेहतर क्या कर सकते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। ये मुझे बताइए, आप भी उन मीम के पीड़ित हैं जो सोशल मीडिया की देन है? अच्छा, मैं तो सच्ची बोलता हूं। हाँ। मैं देखता ही नहीं, मुझे अपने काम करने से फुर्सत नहीं। मुझे लोग बताते हैं, बाबा जी आपकी मीम बन रहे हैं, आपके इस बात के ऊपर मजाक उड़ाया जा रहा है। हमसे तीन बातें सबसे ज्यादा पूछते हैं, बाबा जी 30 रुपए वाला पेट्रोल कब मिलेगा? दूसरा हमसे पूछते हैं काला धन कब आएगा? और तीसरा पूछते हैं कि ये सारी गुलामी की सब व्यवस्था कब बदलेगी? तो हमने कहा भैया हमको एक लेवल पर आंदोलन करना था, बाकी हम अब निर्माण में, सृजन में लगे हैं। तो एस्पेक्ट होते हैं ना हमारी लाइफ के, एक आंदोलन होता है, दूसरा होता है कुछ कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव काम करने। महात्मा गांधी जी भी 10 साल में एक बार आंदोलन करते थे। तो अभी अब आप अगला प्रश्न ही करेंगे, बाबा जी अब तो 10 साल पूरे हो गए अब आपके। तो हम अभी अपना 100% फोकस हमने 10 से ज्यादा हो गए, 2011 था वो। तो 12 साल हो गए, अभी कुंभ पूरा हो चुका है। तो अभी हमारा पूरा फोकस एजुकेशन पर है, हेल्थ पर है, रिसर्च पर है। और मैं आपको एक आश्वासन देता हूं, आने वाले कम से कम 10 साल में हम 10 करोड़ से ज्यादा अच्छे, पॉजिटिव, इनोवेटिव, क्रिएटिव युवा जो अपने ऊपर गर्व करना सीखेंगे, उनके ऊपर उनके कुलवंश और उनके माता पिता और भारत जिन पर गर्व करेगा, वो युवा हम देश के लिए तैयार करेंगे। ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरा संकल्प है देश के लिए। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने एक नई चीज सीख ली जेन जी से, वो है कि वो इंस्टा वीडियोस बनाते हैं और वर्टिकल बनाते हैं। वो पहले उनका कैमरा अलग दिशा से था वो, और मुझे लगता है वर्टिकल में आ गया। वर्टिकल में आ गया। ये काम तो हम रोज ही कर रहे हैं। तो इसी जनरेशन से सीख कर किया ना। ये तो तस्वीर भी ऐसे नहीं खींचते, तस्वीर भी ऐसे ही खींची जाती है। आप नई पीढ़ी के दिखना चाहते हैं तो आप सीधी तस्वीर खींच लीजिए। देखिए, चौचलेबाजी से नया नहीं दिखा जाता। चौचलेबाजी, शोशेबाजी, आपको कुछ बड़ा बनना पड़ेगा। देखो, खबर में आना कोई बड़ी बात नहीं है। खबर में तो राम के साथ रावण भी रहता है, खबर में तो कृष्ण के साथ कंस भी रहता है, खबर में तो हर देवता के साथ एक दानव भी रहता है। तो खबर में रहने मात्र से कहीं आपको कितने लाइक्स आ गए, कितने आपके ऊपर अच्छे कमेंट आ गए, कितने आपके फॉलोवर हो गए, मैंने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि कितने लोग मेरे फॉलोवर हैं, कितने लोग मेरे को लाइक करते हैं, कितने लोग डिसलाइक करते हैं, कितने लोग मेरे ऊपर कमेंट करते हैं। मैंने तो एक ही चीज सोची है, मुझे
सुबह 3 बजे से लेकर के रात को 10, 11, 12 बजे तक ऐसा काम करना है कि आने वाली पीढ़ियां कुछ सीखें कि भाई योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में, राष्ट्र के निर्माण में लीवर किडनी की प्रॉब्लम्स हो, चाहे लीवर किडनी फेलियर हो, चाहे टाइप 1 डायबिटीज हो, कैंसर जैसे रोग हो, उसके संदर्भ में जो बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं कर पाए वो एक सन्यासी हमारे लिए करके गया। यही मेरे लिए तो बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने जो बात कही है अपने सबसे लेटेस्ट वीडियो में, जिसमें वो अपनी माँ को और खुद को दी हुई गालियों का जिक्र करते हैं, लेकिन कहते हैं माफ करना चाहूंगा क्योंकि अगर कानून के और कोर्टों के चक्कर उनके लगवाए तो उससे कुछ सीखेंगे नहीं। तो अगर आप भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि भाषा अच्छी होनी चाहिए, संस्कार अच्छे दिखने चाहिए, तो वो परिवर्तन कैसे आए? मैं ये तो कहता ही हूं कि गालीबाज नहीं, हुनरबाज बनो, शौर्यवान बनो, पराक्रमी बनो, अपने भीतर वीरत्व, देवत्व, शिवत्व, रामत्व पैदा करो। ये तो एक बात हुई ना। मैं व्यापक अर्थ में कह रहा हूं कि खाली भाषा और गाली की बात नहीं है। बात यह है कि हमारा जो युवा है आज स्कूल से पढ़ के कर क्या रहा है। मैं तो चाहता हूं कि कॉलेज पास होने के बाद, यूनिवर्सिटी के पूरी एजुकेशन पूरी होने के बाद देश के 100% बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। 100% बच्चों को कुछ ऐसे क्रिएटिव काम करने चाहिए, तभी तो विकसित भारत बनेगा ना। खाली प्रोटेस्ट करने से और खाली भारत माता की जय और वंदे मातरम कहने से तो भारत विश्वगुरु नहीं बन जाएगा ना। वर्ल्ड की जो है, यदि हम सुपर पावर भारत को देखना चाहते हैं, इकोनॉमिक पावर देखना चाहते हैं, सोशल पॉलिटिकल पावर देखना चाहते हैं, हम साइंस और टेक्नोलॉजी में हर क्षेत्र में भारत को सबसे ऊपर दर्जे पर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो टोटलिटी में हमारी अप्रोच कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। आखिरी चांस है सवाल पूछने का, आप पूछना चाहते हैं? एक तो थोड़े ज्यादा ही गंभीर हो गए आप बच्चों, थोड़ा मुस्कुराओ। कोई बात अच्छी लगे तो ताली बजाओ, हाँ? कोई बात अच्छी ना लगे तो थोड़ा गुस्सा दिखाओ, हाँ? कुछ आप प्रश्न भी पूछ सकते हो। पूछिए, बोलिए। स्वामी जी, मेरा सवाल आपसे है, चूंकि आप आध्यात्मिक को भी देखते हैं, आप हेल्थ के उस मैकेनिज्म को समझते हैं, आप योग भी कराते हैं। मेरा सवाल, चूंकि डिबेट पूरा एजुकेशन पे है, तो जो बंगाल सरकार का नया फैसला आया है मिड डे मील को लेकर के, और जिस तरह से अंडा पे राजनीति हो रही है, आप बखूबी उनसे वाकिफ होंगे, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे समय में जिस राज्य का बॉडी मास इंडेक्स सबसे कम हो, जहाँ के बच्चों में सबसे कम न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हों, वहाँ इस तरह का फैसला लेना अचानक से कि अंडा को पूरी तरह से मिड डे मील से सेपरेट कर दिया जाए, इसको आप बॉडी मास इंडेक्स से कैसे देखते हैं, स्वास्थ्य के नजरिए से, योग के नजरिए से? देखिए, शाकाहार, मांसाहार, वेगन 3 भागों में आहार के नाम पर दुनिया बटी हुई है, और मैं किसी भी प्रकार के विभाजन को पसंद नहीं करता हूं। आपने अपनी चॉइस हो सकती है आहार की। मैं स्वयं विशुद्ध रूप से शाकाहारी और शाक में भी शाक सब्जियां खाने वाला व्यक्ति हूं, और मैं मानता हूं कि पोषण एक बड़ी समस्या है भारत की। कुपोषण बहुत बड़ा है, और कुपोषण में भी मेल्टीटिशन, कुछ लोग शरीर की मांसपेशियां या आकार प्रकार देख करके अपने आप को पोषित न मान ले। आप में भी आप चेक कराओगे तो 50% बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी मिलेगी, करीब 80% बच्चों में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी मिलेगी, काफी में आयरन की और कैल्शियम आदि की डेफिशिएंसी मिलेगी। और मैं दुबला पतला आपके सामने खड़ा हूं, मेरे अंदर कोई डेफिशिएंसी नहीं है, और खाता हूं कितना 100-200 ग्राम, और जो है पेट हिलाता हूं तो दुनिया हिलती है। इसका मतलब यह हुआ कि आहार में किसी प्रकार की बाध्यता का मैं समर्थक नहीं हूं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे तो जानते नहीं, सबको जो है एक तरफा आपने अंडा परोस दिया, सब बच्चे खा रहे, एक तरफ आपने मीट परोस दी, सब बच्चे मीट भी खा रहे। तो आहार में हमें जो है ये जो तीनों धाराएं हैं, इनका सम्मान करना चाहिए। संन्यास की दृष्टि से मैं शाकाहार और वेगन का ही पक्षधर हूं, लेकिन मैं आहार के नाम पर अत्याचार या हिंसा, इसका समर्थक नहीं हूं। मुझे लगा आप जवाब से बचेंगे, लेकिन आपने जवाब दिया। और कोई सवाल पूछना चाहता है? अच्छा, उनके पास है माइक। नमस्ते बाबा जी। राजनीति है, उससे तो मेरा इतना कोई वो नहीं है, जितना अभी आपने बोला है उसके बेस पे मैं बोलना चाहूँगी। आप कह रहे हैं जेनजी में संयम होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, ठीक है। आप कह रहे हैं कि हमें अपना हुनर दिखाना चाहिए। कहाँ दिखाएं हुनर? हर जगह तो करप्शन है, हर जगह तो घूस लेकर के, पैसा दे करके सीट बुक हो जा रही है। हुनर के बेस पे हो कहाँ रहा है आजकल?
ये बात एकदम ठीक है आपकी, मैं तो इसका समर्थन कर रहा हूँ ना। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि सब जगह जो करप्शन है वो व्यवस्था बदलनी चाहिए। मैं इस बात को अभी भी वापस दोहरा हूँ मेरी बिटिया। तो इसलिए मैं तो व्यवस्था कौन बदलेगा? हम तो बदलेंगे नहीं। हम क्या कर सकते हैं? हम सदियों से सुनते आ रहे, कभी ये पेपर लीक, वो 100 सीटें होती हैं, 3000 4000 करोड़ों में लोग होते हैं, तो हमें सीट मिलती नहीं है। सालों साल बच्चा बेचारा मेहनत करता है उन 100 सीटों के लिए, उसमें भी पता चले पेपर लीक है, करप्शन है, तो कहीं तो हम विरोध वैकेंसी निकालेंगे ना। 1000 और पाने वाले लाख नहीं करोड़, हाँ। और उसके पीछे आगे घपला, रिश्वतखोरी, ये सब बातें एकदम आपने जो कही वो वाजिब है। लेकिन ये बात सही है कि किसी भी प्रकार के पेपर लीक से लेकर के किसी भी प्रकार की रिश्वतखोरी, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार, और ये अभी भी समाज में है। मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूं। कोई सरकार, किसी सरकार का मैं उन्होंने protection- विरोध का विरोध नहीं किया है। और मैं कह रहा हूं उन्होंने ये कुछ- भ्रष्टाचार है, हाँ। और ये खत्म होना चाहिए सब जगह। और इसलिए मैंने कहा, और इसके लिए हर एक विरोध की शिक्षा- जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी है एक सरकार की। और सभी डिपार्टमेंटों को सजग होना चाहिए, और यदि नहीं होंगे तो विरोध तो और प्रखर भी हो सकता है। वाले कि आपने अभी बोला था हेल्थ से रिलेटेड कि जो आगे वाली जनरेशन है और ये जो जनरेशन है उनकी हेल्थ बहुत, इम्यूनिटी अच्छी नहीं है। पर जैसे कि आप जान सकते हो कि शुरू से जैसे ही जन्म लेता है बच्चा, ना हवा अच्छी है, ना पानी अच्छा है, खाने में मिलावट है, दूध में मिलावट है, और फिर उसके बाद मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा बढ़ हवाएं चुकी जहरीली है। है बेटा, हवाएं जहरीली, दवाइयां जहरीली, तो पानी कैसे- जहरीला, वातावरण जहरीला, संसद से सड़क तक पूरा जहरीला वातावरण है ना। तो ये बात तो एकदम ठीक कही। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। वैसे किसी भी देश की सरकार की सबसे बड़ी ये जिम्मेदारी होती है लोगों को खाना शुद्ध मिले, हवा शुद्ध मिले, पानी शुद्ध मिले। विदेशों में जो नहाने का पानी आता है ना उसको आप पी सकते हैं, और यहां पीने का जो पानी आता है उसे नहा लिए तो एलर्जी हो जाती है। ये बहुत ज्यादा, माने चारों तरफ देश में तबाही का खतरनाक मंजर है। इसलिए सुधार, आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मैं इस बात को मानता हूं। दिक्कत तो ये ना, पर्यावरण कोई मुद्दा ही नहीं रहे आज किसी के लिए, न तो वोटर के लिए न सरकार के लिए। तो आगे आने वाले समय में मुझे याद है, आज से करीब 10 साल पहले मैं जेटली साहब से मिला। उन्होंने कहा कि अब ये जो मुद्दे हैं ना, राशन का मुद्दा और तमाम तरह के फ्री बिजली, बिजली और ये सब पानी मुद्दे, भत्ता, हाँ। इससे आने वाले समय में प्रकृति, पर्यावरण और जो हमारे जीवनीय दो तत्व हैं जिससे जिंदगी, हमारी लाइफ ड्राइव होती है, हम जिंदा रहते हैं, वो भी जिंदगी के मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे बनेंगे। तो ये वक्त आ गया है। मैंने एक दिन बोला तो लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। मैंने कहा भैया राजनीतिक पार्टियों को ना अपना अलग अलग मैनिफेस्टो छोड़ देना चाहिए। उनको देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी को अपना घोषणा पत्र बना देना चाहिए कि जो संविधान में लिखा है वैसे हम करके दिखाएंगे। राजनीतिक पार्टियों को अपने एजेंडे में ये रखना चाहिए, सबके लिए फ्री शिक्षा, सबके लिए फ्री चिकित्सा, और सबके लिए अच्छी हवा, अच्छा पानी, अच्छा आहार, अच्छा वातावरण और भयमुक्त समाज, ये हम देंगे। एक आखिरी सवाल, आपने जब गुलामी और शिक्षा की बात की थी तब आपने कहा था कि गुलामी की शिक्षा में हैं हम लोग, तो किस तरह की शिक्षा को आप गुलामी की शिक्षा कहते हैं और कैसे बाहर निकल सकते हैं इससे, अगर हम इसमें हैं तो? 1835 में मैकाले आया था बेटा, उसने इंडियन एजुकेशन एक्ट बना करके और ऐसा तंत्र बना दिया कि हमको केवल शब्द पढ़ने, केवल कुछ विषय पढ़ने हैं और उससे बस हमें को नौकरी पानी है। ये जो थॉट प्रोसेस है 99% अभी वही चल रहा है। इसको कहते हैं मैकाले शिक्षा। और शिक्षा के साथ संस्कार हों, शिक्षा के साथ हम हुनर सीखें, दक्षताएं सीखें, अलग अलग प्रकार की कुशलताएं सीखें, और शिक्षा में कुछ ऐसा बन जाए कि हमारे व्यक्तित्व इस तरह से विकसित हो जाए, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से हम इतने विकसित हो कि एक व्यक्ति चले तो उसके पीछे सारा संसार चल पड़े, इतना बड़ा उसका व्यक्तित्व घड़ा जाए। तो व्यक्तित्व निर्माण पर जो शिक्षा है उसको भारतीय शिक्षा कहते हैं, और वो हम भारतीय शिक्षा बोर्ड से भी कर रहे हैं। वो हमने खुद करके दिखाया है। आज आपके सामने मैं बैठा हूं तो मैंने, यदि शिक्षा की दृष्टि से बोला जाए तो मैंने शब्द शास्त्र पढ़ा, और शब्द शास्त्र पढ़ करके और आज इतना बड़ा काम भगवान ने करवाया कि आज स्वामी रामदेव दुनिया के 200 देशों के करीब 200 करोड़ लोगों के लिए प्रेरणा बना। इसको कहते हैं भारतीय शिक्षा व्यवस्था। यह है गुलामी की शिक्षा में और अपनी भारतीय शिक्षा व्यवस्था में फर्क। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये
बड़ा संवेदनशील मुद्दे पर अपनी बातें रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। आप युवाओं का भी धन्यवाद, आपने बहुत सब्र से सुना। मैं देख रहा था 99% बच्चे जो हम बातें कह रहे थे उस पर फोकस जरूर कर रहे थे। हो सकता है किसी बात से गुस्सा भी आ रहा हो, तो आप गाली नहीं दे रहे थे। थैंक यू।